दोस्तों, अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो कैरियर बिट के ऑफिशियल फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फिनोबिट, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेक श्योर कि इस वीडियो को पॉज करते हुए आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस चैनल के वीडियोज आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके फाइनेंशियल डिसीजन लेने में, और किस प्रकार से आप फाइनेंशियली फ्रीडम पा सकते हैं कम एज में ही, और किस प्रकार से आप ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं फाइनेंशियल वाइज, इन सबके रिगार्डिंग आपको वहां पर हेल्प की जाती है। तो मेक श्योर आप वीडियो को पॉज करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सुबह के डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी तक जो एमपी की क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन है उसमें क्या चीज़ें और किस तरीके से आगे बढ़ी हुई हैं। उस वीडियो पर बहुत सारे लोगों के मिले जुले प्रतिक्रियाएं थी, जिसमें लोग ये जानना चाहते थे कि इसी प्रकार की एप्लीकेशन पश्चिम बंगाल से श्री अर्नब घोष जी की याचिका गई थी, जो कि एक सिरे में माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल बेंच ने खारिज कर दिया था। लेकिन एमपी वाले क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन में ऐसा क्या है कि ये चीज़ें अभी तक खारिज नहीं हो रही है, इस बात का भी जवाब देंगे इस वीडियो में, ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है। दूसरा, इस बात को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज्ड हैं कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती भी क्या इससे प्रभावित हो सकती है, क्योंकि आईए दाखिल करके शिक्षा मित्रों के जो एडवोकेट हैं, शिक्षा मित्र किसके अगेंस्ट में है? बीएड के अगेंस्ट में है। वो नहीं चाहते हैं कि जो 69,000 में बीएड अभ्यर्थी चयनित हैं वो वर्किंग करें, उनको भी 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के आधार पर बाहर निकाल करके, और जो रिक्त पद होंगे उनको बीटीसी और शिक्षा मित्रों से भरा जाए। तो क्या ऐसा कोई रीजन है, जिसके बारे में सुबह के डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आप सभी को ये कोर्ट जजमेंट दिखाया था, जिसमें अगर इस कोर्ट जजमेंट को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये बातें मेंशन की गई हैं कि अगर कोई भी नोटिफिकेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया और उसे क्वैश किया गया पार्ट 3 के वायलेशन के तहत, तो जब से उस नोटिफिकेशन का जन्म हुआ था, यानी जब से वो एग्जिस्टेंस में आया था, तब से ही उसे कैंसिल माना जा सकता है। उस कंडीशन में 69,000 शिक्षक भर्ती के बीएड अभ्यर्थी भी प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन सुबह के ही वीडियो में मैंने आपको ये भी पॉइंट बोला था कि उसमें सुप्रीम कोर्ट बहुत चीज़ को और एग्जामिन कर रही होगी कि कहीं एक वायलेशन जो कि पार्ट 3 मौलिक अधिकार का है, अगर उसको बचाने में ऐसे बीएड अभ्यर्थी जो कि 2020 से यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती में वर्किंग कर रहे हैं, तो क्या उनके किसी मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है? तो दोनों चीज़ों को एग्जामिन सुप्रीम कोर्ट करेगी। ये सुबह के डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था। उसके बाद से कुछ लोगों का ये कमेंट आने लगा कि 69,000 से बीएड अभ्यर्थी कभी बाहर ही नहीं हो सकते, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसे बीएड अभ्यर्थी भी हैं जो कि 72,825 में वर्किंग है। तो जब उनकी डिग्री वैलिड है तो ये वाली डिग्री भी वैलिड है। बहुत सारे लोगों का ये भी तर्क था कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जो कि 6 माह का ब्रिज कोर्स कर लिया है, तो उसके लिए कई सारे कोर्ट के ऑर्डर हैं कि ये प्राथमिक के लिए पात्र होगा। ऐसे तमाम प्रश्न जो कि आपके 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं, उन सबका उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर अर्नब घोष जी की जो याचिका थी वो इतना जल्दी कैंसिल कैसे हो गई, और एमपी वाली याचिका अभी तक कैसे सुनवाई चल रही है। देखिए, अर्नब घोष जी की अगर आप प्रेयर देखेंगे तो उसमें यह प्रेयर किया गया था कि ये जो जजमेंट दिया गया है वो 2023 से लागू हो, ये प्रेयर किया गया था। और एक और प्रेयर उसमें सबसे महत्वपूर्ण थी, जो कि उसी एसएलपी के या फिर उसी रिव्यू के खारिज होने की सबसे बड़ी वजह थे, जिसमें यह प्रेयर किया गया था कि 11 अगस्त 2023 के जजमेंट से पहले किसी भी राज्य में अगर कोई एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया गया है, कोई भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, तो उन सभी नोटिफिकेशन के तहत जो बीएड अभ्यर्थी शामिल हैं उनको एलिजिबल मान लिया जाए। इसी के वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। जबकि मध्य प्रदेश का अगर आप एसएलपी देखेंगे तो ये सभी राज्यों को लेकर के आगे नहीं बढ़े हैं। पहली बात कि वो श्री अर्नब घोष जी की जो याचिका थी वो एक विद्यार्थी के द्वारा ले गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और मध्य प्रदेश वाली जो याचिका है ये स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश यानी राज्य सरकार के द्वारा ले गई है। तो पहले तो इंपैक्ट यहां पर ये पड़ रहा है। दूसरा, मध्य प्रदेश स्टेट के द्वारा ये प्रेयर नहीं किया गया है कि 2023 से पहले जिस भी राज्यों में भर्तियों के लिए एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया गया उसमें बीएड को पात्र कर दिया जाए। ये प्रेयर उनके द्वारा नहीं किया गया है। वो सिर्फ अपने मुद्दे को लेकर के गए हैं कि ये जो फैसला है वो 2023 से लागू की जाए, या फिर आप अपने जजमेंट को क्लेरिफाई कर दीजिए। इसमें इन्होंने अन्य राज्य के मुद्दे को इंक्लूड ही नहीं किया है। और सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहती है कि अगर इस प्रकार का मामला है तो हम अलग अलग चीज़ों को डिसाइड करेंगे, क्योंकि सभी राज्यों की परिस्थितियां अलग है। किसी राज्य में भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी, किसी में नहीं थी, किसी में सुप्रीम कोर्ट के अंतिम जजमेंट के आधार पर हुई है। तो सभी को आप एक तराजू में नहीं तोल सकते। और श्री अर्नब घोष जी की जो याचिका थी जो पश्चिम बंगाल से गई थी, उसमें सबको इक्वेलेंट करने की बात कही गई थी कि चाहे कभी भी एडवर्टीजमेंट जारी की गई हो, चाहे सब्जेक्ट टू आउटकम हो या ना हो, अगर
11 अगस्त 2023 से पहले एडवर्टीजमेंट जारी हो गया तो उन सबको सेव करने के लिए वहां पर प्रेयर किया गया था। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। जबकि मध्य प्रदेश वाले में केवल मध्य प्रदेश की बात की गई है, इस वजह से अभी तक ये मामला टिका हुआ है और माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मामले को डिसाइड कर रही है। पहला डाउट जो था आपका क्लियर हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित मुद्दों को लेकर। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती या फिर किसी भी राज्य में जो शिक्षक भर्ती होती है वह इसी एक्ट के अंतर्गत जो धाराएं और जो कानून प्रावधानित है उसी के अंतर्गत होती है, आरटी एक्ट 2009 के तहत। अब उत्तर प्रदेश की 69,000 भर्ती और 2011-12 की 72,825 वाली भर्ती, दोनों को आप एक पैमाने पे नहीं तौल सकते। क्यों नहीं तौल सकते? इसका रीजन है, इस एक्ट के धारा 23 पर जब आप जाएंगे तब आपको अंतर समझ में आएगा। ध्यान से समझिएगा, धारा 23 पर मैं आ चुका हूं। जो 72,825 वाली भर्ती हुई है वह धारा 23 के उपधारा 2 के अंतर्गत हुई है। ध्यान दीजिएगा, ये 72,825 मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये 23(2) के अंतर्गत हुई है। 23(2) क्या कहता है? जहां किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम या उसमें प्रशिक्षण प्रदान करने वाली पर्याप्त संस्थाएं नहीं हैं या उपधारा 1 के अधीन अधिकथित न्यूनतम आहर्ताएं रखने वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं हैं, वहां केंद्रीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट यदि वह आवश्यक समझे अधिसूचना द्वारा शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित न्यूनतम आहर्ताओं को 5 साल से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए शिथिल कर सकेगी जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए। ध्यान से समझिएगा, केंद्र सरकार के पास ये पावर है कि अगर राज्य सरकार उसको अप्रोच करती है तो केंद्र सरकार एनसीटी की मदद से अधिकतम 5 साल के लिए उस राज्य में बीएड को अलाउ कर सकती है, लेकिन तभी कर पाएगी जब वहां पर डीएलएड की संख्या पर्याप्त नहीं है। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से पहले 2011-12 की जो 72,825 वाली भर्ती हुई है वो इस पावर का यूज करते हुए हुआ है, लेकिन 69,000 जो भर्ती हुआ है वो इस पावर के अंतर्गत नहीं हुआ है, वो इस पावर के अंतर्गत हुआ है 23(1) के अंतर्गत। 23(1) ये कहता है कि देश में एक एकेडमिक अथॉरिटी रहेगी जो कि केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। ध्यान से पढ़िएगा, कोई व्यक्ति जिसके पास केंद्रीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकारित किसी शिक्षा प्राधिकारी द्वारा यथा अधिकथित न्यूनतम आहर्ताएं हैं, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। यानी कि ये शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए कौन नियम कानून बनाने के लिए दर्जा प्राप्त है? वो केंद्र सरकार तय किया हुआ है। केंद्र सरकार कैसे तय करती है? केंद्र सरकार कानून बना करके, संसद से कानून पास करा करके, जो कि एनसीटीई, ध्यान से सुनिए, एनसीटीई 1993 एक्ट के तहत एनसीटीई को ये एकेडमिक अथॉरिटी का दर्जा 23(1) के अंतर्गत दिया गया कि वह ऐसे किसी भी व्यक्ति को टीचर के लिए जो कि इनके द्वारा चीजें तय की जाएंगी, अगर वो आहर्ताएं रखता है तो वो पात्र होगा। अब एनसीटीई, ध्यान से समझिएगा, एनसीटीई 1993 एक्ट के अंतर्गत वो 28 जून 2018 को एक गजट नोटिफिकेशन लाती है, यानी कि एकेडमिक अथॉरिटी ने ये नोटिफिकेशन लाया था, उसके तहत 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को पात्र किया गया था। तो 69,000 जो भर्ती हुई है वो किससे हुई है? वो आपका हुआ है 23(1) के अंतर्गत। और 72,825 किससे हुई है? 72,825 आपकी हुई है वो 23(2) के अंतर्गत। तो आप कैसे दोनों भर्तियों को एक समान कर सकते हैं? कैसे ये कह सकते हैं कि अगर 69,000 से बीएड बाहर होगा तो 72,000 से भी बीएड बाहर हो जाएगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के जजमेंट के आधार पर 23(1) के अंतर्गत जो एनसीटी एक्ट के धारा एनसीटी एक्ट 1993 के पावर का प्रयोग करते हुए जो 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन क्वैश किया है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया, क्योंकि उन्होंने जो एनसीटी एक्ट 1993 है उसके प्रावधानों को ध्यान नहीं रखा कि आपको एक्सपर्ट कमेटी बनानी होगी, सभी राज्यों से सलाह लेनी होगी। इस प्रकार की कोई भी कमेटी नहीं बनाई गई थी, इस वजह से इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए क्वैश किया गया। और साथ ही साथ दूसरा रीजन ये था कि 21(a) का ये वायलेशन हो रहा था। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कही गई थी, जो कि पेडागोजिकल एस्पेक्ट ना होने की वजह से ये चीजें अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई और इसको क्वैश कर दिया गया। तो जो एनसीटी एक्ट है, एनसीटी एक्ट 1993 है, उसमें तो ये प्रावधान था ना कि आपको एक्सपर्ट कमेटी बनानी है, वो नहीं बनी थी और 21(a) का वायलेशन था। इस वजह से ये क्वैश किया गया 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन। तो अगर किसी भर्ती पर खतरा होगा तो उस भर्ती पर ही तो केवल खतरा होगा जो कि 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर हुई है। और 69,000 भर्ती किस पर हुई है? 69,000 भर्ती जो है वो 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन पर हुई है, जबकि 72,825 जो हुई है वो आपका 23(2) के अंतर्गत हुई है। और 23(2) का जो पावर है वो आज भी एग्जिस्ट करता है। अगर आज भी किसी राज्य में, ध्यान से समझिए, आज भी किसी राज्य में अगर डीएलएड की संख्या पर्याप्त नहीं है तो वह केंद्र सरकार के
को अप्रोच करके एनसीटी की मदद से बीएड को यहां पर अलाउ कर सकती है। एनसीटी के उस 28 जून 2018 को गजट को नोटिफिकेशन को क्वैश किया गया है। ये जो है आरटी एक्ट है, ये कानून है, कानून के अंतर्गत ये अभी भी पावर है। केंद्र सरकार अगर चाहे तो किसी राज्य में जहां पर अभी तक अलाउ नहीं किया गया बीएड को, अगर वहां पर डीएलएड की संख्या पर्याप्त नहीं है तो वहां पर बीएड को अलाउ किया जा सकता है। अब देखिए, इसी का प्रयोग करते हुए कई राज्य सरकार चालाकी करती है। जैसे कि बिहार की अगर मैं बात करूं तो 7वें चरण की जब शिक्षक भर्ती हो रही थी तो जब स्पेशल 3 बेंच के द्वारा ये फैसला दे दिया गया कि बीएड अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, तो उनके द्वारा एक एसएलपी ले जाई जाती है ये कहते हुए कि हम धारा 23(2) का प्रयोग करते हुए बीएड अभ्यर्थियों को यहां पर अलाउ करना चाहते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि 23(2) का प्रयोग ऑलरेडी बिहार में हो चुका है। देखिए, यहीं पर आपको सारा खेल समझ में आएगा। किसी भी राज्य में जब बीएड को अलाउ किया जाएगा तो वो अधिकतम एक बार ही किया जाएगा और उन 5 सालों में ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि जो न्यूनतम अहाता है उससे संबंधित अपने यहाँ लगातार उसकी संख्या बढ़ानी होगी। मतलब कि डीएलएड कॉलेज को ओपन करना होगा और डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या को बढ़ानी होगी, क्योंकि ये अधिकतम 5 साल के लिए ही हो सकता है। ठीक है, तो उसके तहत बिहार में ऑलरेडी ये चीज़ें हो चुकी थी। इस वजह से स्टेट ऑफ बिहार वाला जो एसएलपी था वो जब राज्य सरकार को बाद में समझ में आया तो वो अपनी एसएलपी लेकर के खुद ही निकल लिए सुप्रीम कोर्ट से। तो यहाँ पर आपको चीज़ों को समझना होगा कि जो यूपी की भर्ती हो रही है 69,000 या फिर अन्य भर्तियों जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चल रही है, वो इस पावर के अंतर्गत हुई है। एनसीटी एकेडमिक अथॉरिटी जिसने एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन लाया उसके क्वैश होने की वजह से सभी भर्तियों पर सवाल है। इसके पहले की जो भर्तियां अन्य राज्यों में हो चुकी हैं उस पर कोई भी खतरा नहीं है, चाहे आप 72,825 की बात कर लीजिए या फिर इसके बाद की भर्तियों की बात कर लीजिए। मतलब कि जो भर्ती एनसीटी के उस 28 जून 2018 के गजट के अलावा हुई है उस पर कोई भी खतरा नहीं रहेगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि यार दोनों तो बीएड की ही डिग्री है, 72,825 में बीएड वाले सेफ कैसे हो सकते हैं? अगर वायलेशन हो रहा है तो वहां पर भी वायलेशन हो रहा है, यहां पर क्यों नहीं हो रहा है? इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैफिक में रेड लाइट है और रेड लाइट पर अगर आप रेड लाइट है और आप उस रेड लाइट को तोड़ते हुए अपनी गाड़ी आगे बढ़ा देते हैं, तो क्या वहां पर कोई ट्रैफिक पुलिस खड़ा है तो क्या वो आपकी चालान काटेगा या फिर छोड़ देगा? नो डाउट कि आपका चालान काट दिया जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। लेकिन अगर आप रेड लाइट पर खड़े हैं और रेड लाइट के दूसरे तरफ किसी का एक्सीडेंट हो गया और आप रेड लाइट को तोड़ते हुए अपनी गाड़ी में बैठा करके उसको हॉस्पिटल तक ले जाते हैं, अब वहां पर कोई फिजिकल तौर पर कोई ट्रैफिक पुलिस खड़ा है तो क्या आपका चालान काटेगा? नहीं काटेगा। दोनों परिस्थितियों में रेड लाइट को जंप किया गया, दोनों परिस्थितियों में कानून को तोड़ा गया। एक परिस्थिति में आपको सजा मिल रही है, दूसरी परिस्थिति में सजा नहीं मिल रही है। ये परिस्थितियां अलग होती हैं, तो अलग परिस्थितियों को सुप्रीम कोर्ट भी अलग नजरिए से देखता है। अब जैसे बीएड वाला मामला 72,825 में है तो वो इस कानून के अंतर्गत वैलिड है, लेकिन 69,000 या फिर अन्य राज्यों के जो भर्तियों के मामले अभी चल रहे हैं जो कि एनसीटी के 28 जून 2018 के गजट के आधार पर हुई है, चूंकि वो कानून ही रद्द हो चुका है इसलिए यहां की परिस्थिति अलग है। लेकिन 72,825 जिस कानून के अंतर्गत हुई है वो अभी भी वैलिड है। और अगर किसी राज्य में इस प्रकार के माफ कीजिएगा डीएलएड की संख्या पर्याप्त नहीं है तो वो इस पावर का यूज करके अभी भी बीएड को अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि ये पावर अभी भी है केंद्र सरकार के पास। लेकिन शर्त यह है कि उस राज्य में अभी तक एक बार भी पावर का यूज ना किया गया हो। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आएगा फिर से कि 72,825 से पहले जो चीजें हो रही थी उसमें भी तो बीएड अलाउ था, तो वो 5 साल से तो ज्यादा समय हो गया। देखिए, उसके पहले चीजें ऑर्गेनाइज नहीं थी। जब हमारे देश में आरटी एक्ट लागू हुआ 2009 जब आया तो प्रभावी हुआ 1 अप्रैल 2010 से, और उसके बाद चीजें पटरी पर आने लगी धीरे धीरे। उससे पहले तो कोई नियम कानून ही नहीं था ना, कि मतलब कि एनसीटी जो पहले नियम लाई थी कि बीएड भी होगा डीएलएड नहीं होने के कंडीशन में, तो वो सभी चीजें हो रही थी। तो उस समय की चीजों को आज के डिसीजन से या फिर आज के चीजों के वजह से आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय ये सारी चीजें रेगुलेशन में नहीं थी, उतना चीजें रेगुलेशन में नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे रेगुलेशन में आने लगी तो अब स्ट्रिक्ट इस प्रकार से पॉलिसीज बनने लगी। अब आज की परिस्थिति को आप पहले की परिस्थिति से कंपेयर नहीं कर सकते। एक और डाउट है लोगों का कि ऐसे हाईकोर्ट के जजमेंट हैं कि अगर कोई बीएड कैंडिडेट अगर ब्रिज कोर्स कर लेता है 6 माह का तो वो फ्रेश रिक्रूटमेंट में भी शामिल हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, ऐसे हाईकोर्ट के जजमेंट हैं। अगर आप राजस्थान में ही देखेंगे तो वहां पर भी इस प्रकार का हाईकोर्ट का एक जजमेंट था। अभी उसमें फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन इस प्रकार का एक जजमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखिए, जो भी 72,825 या फिर पहले की भर्तियां होती थी उसमें एक शर्त होती थी कि जो भी बीएड चयनित होगा उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स तो हर हाल में करना ही पड़ेगा। अब 72,825 वाले जो चयनित हुए थे उनको अगर आपको ज्ञात होगा तो हमारे देश में
2017 में एक ब्रिज कोर्स का प्लान चला था NIOS के माध्यम से। तो उसमें केवल NIOS के लिए ये प्लान नहीं था, बल्कि ऐसे बीएड कैंडिडेट के लिए भी प्लान था जो कि प्राइमरी में चयनित हैं पहले से और अभी तक 6 माह का ब्रिज कोर्स कंडक्ट नहीं किए थे। अगर आप 22 सितंबर, ध्यान से सुनिए, 22 सितंबर 2017 का NCT का वो रिकॉग्निशन लेटर देखेंगे तो उसमें NIOS का भी जिक्र किया गया है और साथ ही साथ बीएड का भी जिक्र किया गया है। NIOS किसके लिए था? ऐसे अभ्यर्थी या फिर ऐसे टीचर्स जो कि प्राइमरी में पढ़ा तो रहे हैं, चाहे सरकारी में या फिर प्राइवेट में, लेकिन वो कोई भी कोर्स नहीं किए हैं, ना तो बीएड है ना तो डीएलएड है, तो उनके लिए NIOS डीएलएड कोर्स का लॉन्च किया गया था। और ऐसे कैंडिडेट जो कि प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, चाहे सरकारी में या फिर प्राइवेट में या फिर अनएडेड में या फिर एडेड में, तो उनके अगर वो बीएड कैंडिडेट हैं तो चूंकि वो ट्रेनिंग थे लेकिन पेडागोजिकल एस्पेक्ट ना होने की वजह से 6 माह का स्पेशल ट्रेनिंग उनको कराया गया और वो बीएड के लिए था जो कि 6 माह का था। अगर आप 22 सितंबर 2017 वाला रिकॉग्निशन लेटर देखेंगे तो उसमें बीएड के लिए 6 माह का ब्रिज कोर्स कंडक्ट कराने की बात कही गई थी। अब उसमें एक शर्त ये थी कि आप प्राइवेट स्कूल से में पढ़ा रहे हैं और बीएड है और प्राइमरी में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो भी आप ये 6 माह के ब्रिज कोर्स के लिए इनरोल कर सकते हैं, या फिर पहले भी इस प्रकार की चीज़ें हो चुकी हैं। तो अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जो प्राइवेट में पढ़ा रहा हो और 6 माह का ब्रिज कोर्स कंडक्ट कर लिया तो फ्रेश रिक्रूटमेंट में वो शामिल हो सकता है। इस प्रकार के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। यहां पर आपको चीजों को समझना होगा। एज ए फ्रेश कैंडिडेट जब आप फ्रेश रिक्रूटमेंट में शामिल होने जा रहे हैं तब आपके पास बीएड है और साथ ही साथ 6 माह का आपका ब्रिज कोर्स है, 6 माह का आपका ब्रिज कोर्स है, तब जाकर के हाईकोर्ट ने आपको वैलिड किया था। लेकिन अभी की जो भर्तियां हैं वहां पर बीएड चयनित हो रहे हैं, उसके बाद 6 माह का ब्रिज कोर्स कर रहे हैं। तो यहां पर दोनों परिस्थिति अलग हो गई। आप इसको फिर से कंपेयर मत करिएगा। यहां पर जो ब्रिज कोर्स की बात हो रही है जिसे हाईकोर्ट ने अलाउ किया था उसमें बीएड तो है अभ्यर्थी, साथ ही साथ 6 माह का ब्रिज कोर्स अपने चयन से पहले ही कर लिया है क्योंकि वो प्राइवेट में पढ़ा रहा था और प्राइवेट में पढ़ाने के दौरान वो 6 माह के ब्रिज कोर्स के लिए एलिजिबल था NIOS के माध्यम से। और जब सरकारी में कोई फ्रेश रिक्रूटमेंट आई तो चूंकि बीएड प्लस 6 माह का ब्रिज कोर्स वो पहले ही कर चुका है रिक्रूटमेंट में शामिल होने से पहले, इस प्रकार के केस में हाईकोर्ट ने उनको अलाउ किया था। ठीक है, लेकिन 69,000 की भर्ती की बात कर लीजिए या फिर अन्य राज्यों की भर्ती की बात कर लीजिए तो उनका बीएड चयन पहले हुआ और ब्रिज कोर्स अभी तक नहीं हुआ है, जिसके बारे में कोई भी संस्था नहीं है अभी देश में जो कि ब्रिज कोर्स कंडक्ट कराए। ये RTI के माध्यम से NCT ने जवाब दिया है, जिसके बारे में जो डीएलएड के एडवोकेट थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बात रखी थी। कुल मिलाकर के इस वीडियो का मकसद आपको सिर्फ इतना बताना था कि उत्तर प्रदेश की जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी, सुबह के डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आपको ये बोला था कि वहाँ पर मैंने ये नहीं कहा था कि 69,000 से बीएड बाहर ही हो जाएगा। वो अभी सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगी इस बातों को लेकर के कि जो 21A के वायलेशन के अंतर्गत अगर ये 2018 से ही क्वैश माना जाता है तो उस कंडीशन में क्या बीएड अभ्यर्थी जो सिलेक्टेड है उनका संवैधानिक मौलिक अधिकार जो है क्या 21A के मौलिक अधिकार से बड़ा है या फिर छोटा है। अगर इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई तो उस कंडीशन में ये सारी चीज़ें लागू होंगी। और आपके जो डाउट थे कि 72,000 से भी बीएड बाहर हो जाएगा और पहले के जो बीएड प्लस 6 माह का ब्रिज कोर्स कर रखे हैं वो कैसे वैलिड हो रहे हैं, वो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर क्लियर आउट करने की कोशिश की है। आप इसको ऐसे भी समझिए, जब आपको ज्ञात होगा जब श्री अर्नब घोष जी की याचिका चल रही थी तो वहां के एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट को जब ये अवगत कराया कि इस भर्ती से भी पहले लाखों की संख्या में पहले से ही कई राज्यों में बीएड अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस जो थे वो भी शॉक हो गए कि ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हो रही है। और उन्होंने एडवोकेट को कहा था कि आप इसके लिए एक फ्रेश SLP लाइए, हम उसको देखेंगे। लेकिन वहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने सही से चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं किया गया। वहां पर ऑनरेबल जस्टिस जो चीज़ों को सुन करके आश्चर्यचकित हुए थे वो लाजमी था, क्योंकि वह पहले ही कह चुके हैं कि ये चीज़ें वैलिड नहीं है, तो उनका होना लाजमी था। लेकिन जो एडवोकेट इस मामले को रिप्रेजेंट कर रहे थे उनकी नासमझी की वजह से ये चीज़ें हुई, क्योंकि उनको ये चीज़ें नहीं समझ में आई कि जो 72,000 या फिर पहले की भर्तियां हुई हैं वो 23(2) के पावर के अंतर्गत हो रही हैं, जो कि आज भी वैलिड है। लेकिन जो NCT का 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन का पावर आया था वो इस एक्ट 23(1) के अंतर्गत आया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया है। तो ये वाली चीजें तो आज भी वैलिड है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्वैश किया है 23(1) वाले पावर के अंतर्गत 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को। तो वो एडवोकेट ने गलत रिप्रेजेंट किया था, जिसकी वजह से वहां पर डाउट क्लियर हुआ था। तो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि अगर 69,000 शिक्षक भर्ती में या फिर सभी राज्यों में जो मामले चल रहे हैं बीएड जो चयनित अभ्यर्थी हैं उन पर अगर कोई खतरा होता है तो इससे पहले की भर्तियां जो कि 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन से पहले की भर्तियां, उस पर कोई भी आंच नहीं आएगा क्योंकि वो सभी भर्तियां इस पावर के अंतर्गत हुई हैं, ना कि इस पावर के अंतर्गत। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो फिनोबेट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, मेक श्योर कि आप
वीडियो के बाद जरूर उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।